हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो थोड़ा सा गैप हो गया और रेगुलर डेली बेसिस पे वीडियोस इस बीच नहीं अपलोड हो पाए। और हमने सोचा कि वीक पे एक दो इम्पोर्टेंट जो रहेंगे टॉपिक्स उनको डिस्कस कर लेंगे। तो इस टाइम जैसा कि आप सब देख ही रहे होंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर कजान पहुंच चुके हैं रसिया में। ब्रिक्स की समिट होनी है कल वहाँ पे। तो हमने सोचा कि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और ऑफ कोर्स वर्ल्ड ऑर्डर पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होने जा रहा है इसका। मुझे लगा कि इस पे आपसे बात की जाए। तो ब्रिक्स का इस्टेब्लिशमेंट होता है 2009 में। इन्वेस्टमेंट बैंक है गोल्डमैन सैच, इसने एक ब्रिक का कॉन्सेप्ट दिया। हम देखते हैं कि हुआ क्या कि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। उसके बाद जो इमर्जिंग इकोनॉमीज थी इम्पोर्टेंट, रसिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, 2009 में ब्रिक बनता है। और बाद में 2011 में इसका एक एक्सपेंशन होता है जिसपे साउथ अफ्रीका को इंक्लूड किया जाता है और ये ब्रिक्स बन जाता है। इनके ऑब्जेक्टिव रहते हैं कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, पर्टिकुलरली स्टडीज वर्ल्ड, जैसा कि एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, ब्रिटेन वुड्स ऑर्गेनाइजेशंस को और यूएनएससी को, कि इन पे रिफॉर्म की ज़रूरत है, आईएमएफ पे, वर्ल्ड बैंक में, यूएनएससी में। दूसरा ये है कि इंट्रा बिग कोऑपरेशन हो, ग्लोबल ऑर्डर जो है रूल बेस्ड हो। ये तमाम चीज़ें इनकी ऑब्जेक्टिव्स में है ब्रिक्स के। बाद में 2014 में फोर्टालेजा समिट में न्यू डेवलपमेंट बैंक बना। उससे पहले मैं इसका थोड़ी सी अहमियत बता देना चाहता हूँ आपको कि है क्या ब्रिक्स, क्या इसके और चीज़ें हैं जुड़ी हुई इससे। तो ब्रिक्स जो है, ये जो मैं भी बताने जा रहा हूँ वो जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन जो लास्ट ईयर हुआ उससे पहले का है। कि पहले ब्रिक्स जो है ये 5 कंट्रीज थी और ये ऑलमोस्ट 42% वर्ल्ड पॉपुलेशन कवर करती थी, 24% वर्ल्ड का जीडीपी कवर करती थी और 18 to 20% ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन होता था इनमें। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ, जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन में 6 कंट्रीज और इंक्लूड की गई, और जैसे कि अर्जेंटीना, लैटिन अमेरिका से एक और आया है ब्राज़ील के अलावा, इजिप्ट और इथियोपिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, ये सारी कंट्रीज इंक्लूड हुई। तो अब जो ये 46% वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर करता है, 30% जीडीपी को कवर करता है और ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन को ऑलमोस्ट 40% प्लस कवर करता है। तो इतना इम्पोर्टेंट सिनेरियो होने के बाद तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ब्रिक्स की अहमियत बढ़ जाती है। इसमें दो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए ब्रिक्स में। एक न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि 2014 में फोर्टालेजा समिट के बाद बना। ये वर्ल्ड बैंक की तरह काम करता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फिनेंस करता है और ऑलमोस्ट 96 प्रोजेक्ट्स ये इंडिया में फाइनेंस कर रहा है, मतलब $75 बिलियन का आप कह सकते हैं। तो फ़ायदे तो हैं इसके और इंडिया यूटिलाइज भी कर रहा है। कोविड के टाइम तो काफ़ी लोन लिया हमने, इससे भी लिया और आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक वगैरह से भी हमने काफ़ी लोन लिए उस दौरान, न्यू डेवलपमेंट बैंक से भी लिया। और दूसरा है कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, सीआरएस, जो कि आईएमएफ की तरह काम करेगा। शॉर्ट टर्म बीओपी क्राइसिस के टाइम पे लोन वगैरह प्रोवाइड करना, ये काम होगा सीआरएस का। तो आप ये दो जो इसके मैंने भी इस इंस्टीट्यूशंस बताए, इनसे एक अंदाज़ा तो लग गया होगा कि जो वर्ल्ड या ग्लोबल ऑर्डर चल रहे हैं, पर्टिकुलरली जो वेस्टर्न कंट्रीज डोमिनेटेड हैं, उनसे कहीं ना कहीं ये दूर जाने की कोशिश कर रहा है। चाहे वर्ल्ड बैंक हो या आईएमएफ हो, दोनों वेस्ट डोमिनेटेड हैं। अब
दूसरे एस्पेक्ट पे हम देखते हैं कि आखिर थोड़ा बहुत तो मतलब कुछ ना कुछ तो इसके अचीवमेंट ऑफ कोर्स रहे ही होंगे। तो देखने को मिलता है कि आईएमएफ में भी रिफॉर्म हुए, कोटा रिफॉर्म हुए। हाँ, एक जितने लेवल पे होना चाहिए था वो नहीं हुआ, बट थोड़ा बहुत तो हुआ। और दूसरा सिनेरियो हम देखना चाहेंगे कि क्या है। दूसरा ये है कि प्रमोशन हो रहा है डीडॉलराइजेशन का, लोकल करेंसी में टेस्ट हो रहा है। हम डॉलर की जगह लोकल करेंसी का यूज़ कर रहे हैं। जैसे इंडिया ने भी क्रूड ऑयल परचेज किया, हमने रुपी का यूज़ किया इंस्टीड ऑफ डॉलर। ये तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं और ये यूएस के लिए ऑफकोर्स बहुत कह सकते हैं आपके कंसर्न्स है। अगर डीडॉलराइजेशन होगा तो यूएस को बहुत प्रॉब्लम होगी, सुपर पावर को या फिर इकोनॉमी को चैलेंज करेगा यूएस, क्योंकि अभी डॉलर बेस्ड इकोनॉमी है तो यूएस उससे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। अब जो पिछले साल ब्रिक्स 11 हुआ, जो 6 न्यू कंट्री जोड़ी गई, इनसे फ़ायदा भी है। जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह हैं, ये अगर आ जाएंगे तो रिकैपिटलाइजेशन में हेल्प करेंगे। इनके पास एनर्जी भी है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पैसे बहुत हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक्स में। ग्लोबल आउटरीच भी बढ़ा, मार्केट भी बढ़ा। यूथोपिया है, इजिप्ट है, जहाँ से 12% ग्लोबल ट्रेड होता है स्वेज कैनाल से, उसके कंट्रोल में है वो। तो फायदे हुए कई सारे। दूसरा अगर हम देखें तो इमर्जिंग इकोनॉमी जो है वो साथ आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं वेस्ट के ऊपर जो एक रिलायबिलिटी थी वो भी वीक हो रही है। अब लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस हैं, पहला तो रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। इससे क्या हुआ कि चाइना, रसिया, ईरान, इन सब का, इजराइल वाला भी कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, तो इन सब का आपस में नेक्सस कोऑर्डिनेशन ज़्यादा देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है ब्लॉक पॉलिटिक्स को, एंटी वेस्ट को इंडिकेट कर रहा है, वो ठीक नहीं है। एक कंसर्न और आजकल आ रहा है कि डीडॉलराइजेशन तो बढ़िया है, कहीं रिमनिमाइजेशन ना हो जाए। मतलब रिनमिनबी जो है वो चाइना की करेंसी है, तो चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत तेज बढ़ रहा है। चाइना के जितने भी इनमें कंट्रीज हैं, चाइन सभी का ट्रेड चाइना के साथ बहुत अच्छा है। इंडिया का ऑफकोर्स लो है, तो ये भी एक कंसर्न है। तीसरा ये है कि आपस में भी कंट्रीज का भी बहुत कोऑर्डिनेशन है नहीं। जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान का है, इंडिया, चाइना है। इस तरह की भी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। आपस में कोई कंसेंसस भी नहीं है, आइडियोलॉजिकल कंसेंसस नहीं है कंट्रीज में। अब इंडिया और ब्रिक्स का एक साथ होने से फायदे क्या हैं? पहला तो ये डिहाइपनेट करता है जो अभी तक के वर्ल्ड में रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान हमेशा एक साथ, इंडिया पाकिस्तान एक साथ। जैसे एससीओ वगैरह में भी इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ लिया गया। इंडिया को रसिया ने फेवर किया तो पाकिस्तान को चाइना ने। तो ब्रिक्स में इंडिया एज अ फाउंडिंग मेंबर होना इंडिया के ग्लोबल स्टेटस को भी बढ़ावा देता है। फिर इंडिया का होना कहीं ना कहीं ये भी शो करता है कि ये ग्रुप जो है एंटी वेस्ट ऑफकोर्स पूरी तरह से वर्क नहीं करेगा। इंडिया जो है मल्टी अलाइनमेंट पे बिलीव करता है, मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी है हमारी। एक तरफ हम ब्रिक्स के साथ भी कोऑपरेशन कर रहे हैं, सीओ में कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम क्वाड भी हैं, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई ग्रुप के भी पार्ट हैं। बैलेंसिंग की तरह वर्क कर रहा है और तमाम चीज़ें हैं। और एक मार्केट भी प्रोवाइड बहुत अच्छा कर रहा है इंडिया को। लैटिन अमेरिका का मार्केट हो या अफ्रीका का मार्केट हो या अदर कंट्रीज़ जो इधर हैं, हम भी इसको एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं अपने रिश्ते भी बेहतर करने के लिए। अभी हाल ही में कल की न्यूज़ आई कि लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ चल रहा था 2020 से, गलवान वाला इंसिडेंट्स, उस पर डिसंगेजमेंट हुआ। और आप देखिए क्या बढ़िया आगे होने, कल ब्रिक्स समिट होगी,
चाइनीज़ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात हैं, अटकलें हैं, उसके पहले ये डिसएंगेजमेंट होना कहीं न कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि ब्रिक्स एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, अच्छा प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। और ऑफ़ कोर्स यूएस को भी चिंता होगी कि क्योंकि वो तो चाहता ही है कि हर जगह आग लगी रहे, उसकी चीज़ें, उसके वेपन्स की सप्लाई चलती रहे, तो ट्रेड ऑफ़ कोर्स उनके फ़ेवर में रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं और हमें आने वाले समय पे देखने को मिलेगा कि ये इनमें से और स्ट्रेंथन बढ़ेगा। बहुत सारी कंट्रीज़ को बुलाया भी गया है, इन 11 कंट्रीज़ के अलावा ये तो मेंबर हो गई। ऑलमोस्ट 30 प्लस कंट्रीज़ वहाँ रहेंगी कजान सिटी में रसिया के। तो ब्रिक्स के इम्पोर्टेंस को ये इंडिकेट करता है कि वर्ल्ड लेवल पे अब कैसे ब्रिक्स बढ़ता जा रहा है, इसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे। हाँ, लेकिन कंट्रीज़ आपस में अगर इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे, हाँ, एक बात और है, जैसे एससीओ और ब्रिक्स में डिफरेंट ये है कि और बाकी ग्रुप से भी ब्रिक्स को जो डिफरेंट बनाता है वो ये है कि डेमोक्रेटिक इक्विटी है यहाँ पे। हर कंट्री जो है कंसेंसस बेस्ड वर्क करता है। अगर कल को सपोज दैट रसिया और चाइना चाहें कि पाकिस्तान आ जाए, अगर इंडिया इसका विरोध कर दे कि नहीं, हम पाकिस्तान को मेंबर नहीं बनाएंगे ब्रिक्स का, तो फिर नहीं बना सकते। बट ऑन द अदर हैंड एससीओ में ऐसा नहीं था, वहाँ बना सकते थे। लेकिन यहाँ ये है कि डेमोक्रेटिक इक्विटी, और इसी इक्विटी की हम बात करते हैं बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में इस्टेब्लिश करने की, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह में, कि वहाँ भी डेमोक्रेटिक इक्विटी हो, जो कि अभी नहीं है। थोड़ा बहुत डब्ल्यूटीओ में है, ठीक ठाक लेवल पे है, लेकिन बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में, ब्रिटेन वुड्स, यूएनएससी वगैरह में नहीं है। तो हम उसके भी रिफॉर्म की बात करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लास्ट ईयर कहा कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन ये बाकी वर्ड्स के इंस्टीट्यूशंस के लिए एक एग्जांपल सेट करता है कि अब नाउ द टाइम हैज रीच्ड टू रिफॉर्म देम एज वेल। तो हमें चीज़ें देखनी पड़ेगी कि हो सकता है आने वाले समय में और अच्छे ग्लोबल लेवल पे रिफॉर्म देखने को मिले, आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में पाकिस्तान से भी हमारे रिश्ते और बेहतर होंगे, क्योंकि यूएस के इम्पैक्ट को अगर कम करना है, ब्रिक्स कंट्रीज़ को एक साथ अगर आना है और यूएस के इम्पैक्ट को इधर कम करना है, तो इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते में भी सुधार देखने को मिल सकता है हमें। और आप सोचिए कि इंडिया, रसिया, चाइना अगर एक साथ आ गए तो कितना डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा वेस्ट के लिए, अगर ये वेस्ट के इंटरेस्ट पे आप वर्क करेंगे तो। और नहीं करेंगे तो भी बहुत ज़बरदस्त इनका सिनेरियो आपस में रहेगा। कल्चरल टाइज, इकोनॉमिक लेवल पे डीपीआई हो गया, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो गया, कितनी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम एक दूसरे के लिए वर्क कर सकते हैं, आई, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ। तो आई होप थोड़ा बहुत मैंने इंटरमिक्स किया है बहुत सारी चीज़ों को, आई होप थोड़ा सा क्लैरिटी हुई होगी आपको। और अगर कुछ नहीं हो, थोड़ा कहीं भी डाउट अगर लग रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी हो मैं क्लियर करूँ। थैंक यू सो मच एंड सॉरी रेगुलर डेली बेसिस पे अपलोड नहीं करने के लिए। और जैसा कि प्लान आपने बनाया है कि फ्रेंड्स के साथ मिलकर कि अब हम वीक में 1-2 वीडियोस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे आपके सामने रखेंगे। थैंक यू सो मच।